हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इस समय हमारा सेगमेंट चल रहा है PCS मुख्य परीक्षा 2019 के लिए कितने तैयार हैं आप, खुद को जांचें विथ SCS EDU पॉइंट। तो फ्रेंड्स, इस सेगमेंट का अगला सेशन लेकर मैं आपके लिए पुनः हाजिर हूँ, जिसमें हम कुछ सवालों की चर्चा करते हैं जो आपकी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा या कल की न्यूज़ में सुना होगा कि लॉकडाउन हटने का चरण तैयार हो चुका है, अनलॉक 1 शुरू हो चुका है जो कि 1 जून से 30 जून तक चलेगा। तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे सारी चीज़ों को अब खोला जा रहा है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए। और ये भी कहा गया है कि जुलाई से स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार होंगे। तो आप ये मान के चलिए कि जुलाई में संभवतः आपकी मुख्य परीक्षा का भी निर्धारण हो सकता है या तिथि निर्धारण हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी और तेज़ कर दीजिए, कठोर परिश्रम करिए, जिससे आप लोग इस परीक्षा में सफल हो सकें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, प्रत्यायोजित विधायन से क्या आशय है, इसके लाभ का संक्षिप्त विवेचन करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में विधि निर्माण की शक्ति संसद को दी जाती है या राज्य में विधानमंडल को दी जाती है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो हमारी संसद है और विधानमंडल है, इसके पास तकनीकी दक्षता की कमी होती है, इसलिए ये अपना कार्यपालिका को सौंप देती है। इसी प्रक्रिया को हम प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका आशय बताना है, उसके बाद तब इससे होने वाले लाभ का आपको संक्षिप्त विवेचन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका आंसर काफ़ी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आप इसमें संसद और विधानमंडल को भी 1-2 लाइन में परिभाषित कर सकते हैं टारगेट एरिया करके, जिससे आपका उत्तर थोड़ा अच्छे तरीके से बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों तथा उनसे निपटने हेतु आवश्यक सुझावों को स्पष्ट करना है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मौजूद चुनौतियाँ। तो पहले आप स्वास्थ्य क्षेत्र को परिभाषित कीजिएगा, उसके बाद इसमें मौजूद चुनौतियों को बताइएगा और इससे निपटने के लिए आवश्यक सुझावों को बताइएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के कारण जब हमारे देश में यह महामारी तेज़ी से पांव पसारने लगी, तब हमारे देश के जो स्वास्थ्य तंत्र की कमियां थी वो निकल कर सामने आने लगी। जैसे हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी थी, PPE किट्स की कमी थी, मास्क की कमी थी। इससे पहले भी तो संक्रमित बीमारियां आती थी, फिर भी उतनी तेज़ी से हम लोग तैयार नहीं हो पाए। तो इस तरह से जो भी चुनौतियाँ आई वो सामने आई, निकल कर कमियाँ सामने निकल कर आई। आप उनको टारगेट कर सकते हैं, हेडिंग के रूप में दिखा सकते हैं और उस पर अपना विस्तार से आंसर दे सकते हैं। और इनसे निपटने के लिए आप सुझाव क्या देना चाहते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर किसी का बताया सुझाव लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस पर आप अपना सुझाव लिखिए, इससे नंबर आपको अच्छा मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं तथा उसके समाधान हेतु किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। तो ये क्षेत्र आपके लिए चर्चा का विषय क्यों बन सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पिछले वर्ष सोनभद्र जिले में हिंसा के कारण वहाँ की जो स्थानीय जनजाति थी उसके कुछ लोग मार दिए गए थे, जिसके कारण यहाँ की समस्या ने एक विकराल रूप धारण कर लिया था और यह क्षेत्र हमारे लिए एक बार फिर चर्चा में आ गया था। तो यह सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है, उपयोगी हो सकता है, क्योंकि ये यूपी स्पेशल से सवाल बन सकता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से इस पर चर्चा कर लीजिएगा, तब इसका आंसर लिखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सतत विकास क्या है, सतत विकास के लिए क्या चुनौतियां हैं और उससे निपटने हेतु उपाय सुझाइए। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि 2015 में सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था और 2030 तक उन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, परंतु इस बार देखा गया कि काफ़ी देश जो हैं अपने लक्ष्य से दूर भटकते दिख रहे हैं। इसलिए संभवतः इसके
लक्ष्य को जो 2030 तक प्राप्त करना था उसकी स्थिति को बढ़ा दिया गया है। तो अतः यह सवाल आपकी परीक्षा में एक विशेष स्थान प्राप्त कर सकता है। तो आपको इसमें सतत विकास याद रखना है और इसके लिए क्या चुनौतियां हैं आपको बताने हैं और उससे निपटने के लिए क्या सुझाव हैं उसको बताने हैं। क्योंकि आप एक सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, अतः किसी भी चुनौती का सुझाव आपके पास होना चाहिए या किसी भी चुनौती से निपटने का सुझाव आपके पास अवश्य होना चाहिए। ओके, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन नीति शास्त्र से है, एथिक्स से। क्या है? सत्यनिष्ठा क्या है? लोकतंत्र की रक्षा के लिए सिविल सेवक का सत्यनिष्ठ होना क्यों आवश्यक है? सिविल सेवक का सत्यनिष्ठ होना क्यों आवश्यक है, इसकी भी विवेचना करें। तो आप लोग जानते होंगे कि लोकतंत्र में सिविल सेवक का सत्यनिष्ठ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि सिविल सेवक सत्यनिष्ठ नहीं रहेगा तो लोकतंत्र की रक्षा नहीं होगी। तो इसी स्थिति में लोकतंत्र का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो अगर हम लोग लोकतंत्रात्मक देश में रहते हैं तो यहाँ पर सिविल सेवक का एक सत्यनिष्ठ होना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि सत्यनिष्ठा होती क्या है, उसके बाद तब आपको ये अपने तर्क प्रस्तुत करने हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सिविल सेवक का सत्यनिष्ठ होना आवश्यक है क्यों, तब आपको इसकी विवेचना करनी है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर आप प्रकाश डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा आपको? आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा और उपयोगी लगा होगा। यदि यह आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय।